सर। हाँ हेलो, हाँ बच्चों। सर अभी यस। सारे स्टूडेंट्स आए नहीं शायद। ओके ओके, ठीक है। वेट करते हैं हम लोग कुछ टाइम, है ना। वेट करते हैं थोड़ी देर। डोंट वरी। टोटल कितने स्टूडेंट्स बेटे इसमें, बच्चों? सर कभी कभार 37 भी हो जाते हैं और ऐसे कुछ। ओके, चलिए थोड़ी देर से वेट करते हैं, देन स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स आ जाए वैसे ही मुझे बताइएगा, स्टार्ट करें। क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? ब्रीदिंग। हम्म। यस सर। ओके। आप लोगों के टेस्ट वगैरह कैसे होते हैं? टेस्ट, हाउ दे कंडक्ट? सर वीकली वो और सर वीकली, ऑनलाइन ऐप पर। ऑनलाइन लाइक वीकली होता है या ट्वाइस इन अ वीक? हाउ दे कंडक्ट? सर ट्वाइस ट्वाइस इन वीक। नो सर, नो सर, वो 2 वीक में एक बार होता है। सॉरी, मैंने आफ्टर गलत टू बोल दिया। वीक्स, आफ्टर 2 वीक्स वीक ना? यस सर, यस ओके सर, ओके ओके, मीन्स आफ्टर 14 days क्वार्टरली। यस सर। ओके ओके। अभी नेक्स्ट टेस्ट कब है आपका? सर अभी वो थोड़ी मतलब टाइम टेबल वगैरह नहीं आया अभी, पता नहीं, वो कह रहे थे अभी भेजेंगे टाइम टेबल। ओके। इससे पहले। हम्म, ठीक है ठीक है। तो क्या अभी स्टार्ट करें बेटा? यस सर, स्टार्ट कर दी सर। यस Yes, सर। sir. यस सर, स्टार्ट कर देते। ओके। So now, as we are discussing breathing, है ना, mechanism of breathing. Okay. यस Just a minute. So, I already discussed about the rib cage. You know, rib cage, like, है ना? So, rib cage यानी thoracic cage. इसका anterior part कौन form करेगा? The anterior part is formed by clavicle. Hello, बच्चों, आपको आवाज आ रही है मेरी? I am audible to you all? Yes, यस sir. सर। Yes, so Yes, listen sir. up carefully. Okay, the clavicle is from the anterior part. If anything is there, any problem is there, just ask me. Okay, just say stop, है ना? आप stop करेंगे, मुझे वहां पर रोक देंगे, then I will discuss. ठीक है? कहीं पर भी यस कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो डायफ्राम पोस्टीरियर, स्टर्नम एंड रिब्स क्या फॉर्म करेंगे? वेंट्रल पार्ट। एंड व्हाट यू कॉलम एंड रिब्स क्या फॉर्म करेंगे? डॉर्सल। सो सर। this is the dorsal. Okay, this is, here is a spelling mistake, this is the dorsal. Okay, and ribs form lateral. Any problem in it? नो No, सर। sir. So this whole form a rib cage. ये पूरा क्या फॉर्म करेगा? rib cage. Now हम बात करेंगे कि muscles which involve in the breathing. कौन कौन सी मसल्स हैं जो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व है? क्लियर? And this number one is intercostal muscle. What? Intercostal muscle. So you know what the meaning of costa? What is the meaning of costa? नो सर। Costa means ribs.
ribs. What the meaning of inter? Inter means सब सब बीच बीच में, so in between. yeah. So simple सा मतलब है the muscles which are present between the ribs are called intercostal muscle. Clear? Yes sir. तो muscles present between the sorry between the ribs क्या कहेंगे इन्हें हम इंटरकॉस्टल, क्या कहेंगे इन्हें हम इंटरकोस्टल इंटरकॉस्टल मसल। उसमें सबसे फर्स्ट देखिए ईआईसीएम। ईआईसीएम इज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। लुक हियर, ये मैंने क्या फॉर्म किया, मैंने डायग्राम बनाया, देखिए हाथ से बना हुआ डायग्राम है मेरा। ये जो है दिस दिस इज कॉल्ड स्टर्नम। ये यहाँ पे क्या स्टर्नम है, और ये वहां से रिब्स आई, ये किससे कनेक्टेड है, स्टर्नम से। ओके, Yes sir. तो आप देखिए ये जो ये अंदर वाली जो मसल्स कनेक्टेड है, रेड कलर की जो मैंने दिखाई है, वो अंदर की तरफ है, तो उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनल इंटरकॉस्टल। इंटरनल इंटरकॉस्टल। और जो बाहर है, जो ब्लू कलर में की मैंने बनाई हुई है, ये है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, एंड द बोथ मसल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स, इंटरनल टुवर्ड्स इनसाइड एंड एक्सटर्नल टुवर्ड्स आउटसाइड। दिख रहा है आपको डायग्राम में? Yes sir. Yes, sir. So there is two types of the muscles which are present between the ribs, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। देखिए मैं ब्रीदिंग पढ़ाने से पहले मैं सारी चीजें बता देना चाहता हूं कि कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन सी मसल्स, कौन कौन से स्ट्रक्चर ब्रीदिंग में आने वाले, ठीक है ना? ओके सर एक Yes डाउट है। sir. हाँ बोले। सर जो ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, ये एक तरफ से तो रिब से जुड़ी हुई है, और ये दूसरी तरफ से किस चीज से जुड़ी होगी? दोनों रिब से जुड़ी हुई हैं, ऊपर नीचे वाली रिब से। सर फिर तो वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जाएगी ना? नहीं 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 नहीं, वो अंदर की तरफ से कनेक्टेड है, वो बाहर की तरफ से कनेक्टेड है। नहीं समझे? सर नहीं, नहीं। आप देख नहीं रहे हो यहाँ पे? ये देखिए, अच्छा एक मिनट, आप देखिए ये मसल्स, ये रेड वाला दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये वाली जो ब्लू वाली मसल है, वो किसके ऊपर है, रेड के रेड ऊपर है। नहीं समझे? वो अंदर से कनेक्टेड है। एक मिनट देखें, ये जो मसल है ना, ये दिख रही है, तो यस सर, ये तो सही है। ये ऐसे है, वो ये इसके अंदर से गई हुई है इस तरीके से, ऐसे। और दोनों ही रिब से ही कनेक्टेड, ये बाहर के पार्ट से कनेक्टेड है या अंदर के पार्ट से कनेक्टेड है रिब के? अभी भी नहीं समझे? अच्छा, सर समझ गया, मतलब ये जो एक्सटर्नल वाली है ये ऊपर से है, और ये हाँ, इंटरनल वाली दोनों रिब्स के उसके नीचे से कनेक्टेड है, पर दोनों ही रिब से ही कनेक्टेड है। अभी भी नहीं ओके आया कि मैं कुछ और बताऊं, मैं वीडियो ऑन करके दिखाऊं, कुछ और बताओ। हम्म, सर आगे सर से वीडियो नंबर तो बता दीजिए। बता दें? जी। ओके, जस्ट मिनट देखें। लुक हियर, सो देखिए ये यहाँ पे दो रिब्स है ना, दो रिब्स है, तो एक देखिए ये रिब्स के, आपको समझ में आ रहा है ऐसे? तो एक तो ये बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ अपन कैसे दिखा सकते हैं, इस तरीके से, ओके, ऐसे, ठीक है, बाहर की तरफ। और एक एक कैसे है, अंदर की तरफ। नहीं समझे? ऐसे, एक्चुअली क्या है ना, समझे, बाहर की तरफ है, एक फिंगर भी ऐसे मैं पकड़ के, और समझ रहे हो आप, नहीं समझ रहे हो? ये दो रिब्स है, नीचे ऊपर, ये ऊपर है, और एक केस में वो कैसे है, ऐसे है। नहीं समझे? सर आगे। समझे? ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे, और दोनों ही रिब से ही कनेक्टेड है। और कुछ बताऊं क्या, और किस तरीके से समझाऊं? सर समझ गए। ओके, ठीक है। तो मसल्स कौन कौन सी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, है ना। तो दो तरह की मसल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगी। ये दोनों ही मसल्स किससे कनेक्टेड है, रिब से। बाहर की तरफ जो है वो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है, अंदर की तरफ जो होंगी वो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होंगी। क्लियर? यस चलूं सर। क्या आगे? यस सर। यस सर। ओके, ना आप देखेंगे phrenic muscles. Phrenic. So you know what the meaning of phrenic muscles? That means the muscles of the diaphragm. Diaphragm की muscles के लिए हम क्या term use करते हैं? Phrenic muscles. Okay? यस सर। And abdominal muscles, जो abdominal part में होंगी उन्हें कहेंगे abdominal muscles. ये कैसे हेल्प करेंगी ब्रीदिंग में, हम सारी बात करेंगे आपसे। हाउ दे हेल्प, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं कि कहाँ पे क्या क्या मिलेगा आपको, कौन सी मसल्स आपको कहाँ मिलेगी, like position of the muscles where they present, okay? और किस किस मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है ब्रीदिंग के अंदर, तो पहले वो मैं आपको बता रहा हूं। तो फ्रेनिक मसल्स जो है दे आर द मसल्स ऑफ डायफ्राम। एब्डोमिनल मसल्स जो है ना, ये कहाँ मिलेंगे, एब्डोमिनल रीजन में। कहाँ मिलेंगे ये, एब्डोमिनल रीजन में, समझे? डाइफ एब्डोमिनल रीजन समझते हो ना बेटा, पेट वाला जो रीजन है एब्डोमिनल रीजन। ओके, हेलो, यस सर। यस Yes, सर। yes, इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? नो सर। नो सर। no, sir. ओके ना, अब देखिए इंस्पिरेशन की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इंस्पिरेशन, ठीक है। तो इंस्पिरेशन इट टेक्स 2 सेकेंड। इसका टाइम कितना है इंस्पिरेशन का? 2 सेकेंड। ओके, इट इज अ एक्टिव प्रोसेस। मैं सब, आप चिंता ना करें, हम सब बताएंगे आपको। इट इज अ एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। एक ऐसी प्रोसेस है एक्टिव। एक्टिव प्रोसेस का क्या मतलब है यहाँ पे? बिकॉज यहाँ पे मसल क्या करेंगी, कॉन्टैक्ट करेंगी। मसल्स क्या करेंगी इसके अंदर? कॉन्टैक्ट। जिसमें मसल्स कॉन्टैक्ट करेंगी उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव प्रोसेस। मीन्स यहाँ पे एनर्जी का क्या हो रहा है? यूटिलाइजेशन हो रहा है। समझे मेरी बात? जहां एनर्जी यूज होगी उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव प्रोसेस कहेंगे। यहाँ पे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, एनर्जी यूज होती है, दैट्स व्हाई हम क्या कहेंगे? इंस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। समझे? यस ओके, सर। इसमें क्या होगा? EICM। EICM का क्या मीनिंग है? व्हाट द मीनिंग ऑफ EICM? एक्सटर्नल, हाँ, इंटरकोस्टल मसल्स। कॉस्टल मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्टेड। ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ड्यू टू विच रिबकेज मूव्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड। आइए यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा वीडियो आपको मैं मुझे आप देखें, जस्ट मिनट नाउ लुक हियर। सर सर हाँ बेटा, हाँ, प्रेजेंटेशन खोल दीजिए, नोट करना है साथ में, वीडियो दिखती रहती है वो साइड में। अच्छा दिखती है क्या? जी, वीडियो साइड में दिखती रहती है। लेकिन जब आप मुझे नहीं दिखती प्रेजेंटेशन है, मुझे नहीं दिखती है, तो मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे समझा रहा हूँ। वो आपको दिखती है, नहीं समझे आप? मैं अभी शेयर कर दूंगा आपको, आप एक बार मुझे देख लीजिए, क्योंकि वो जब प्रेजेंटेशन चलता है तो मैं आपको नहीं देख पाता, आप मुझे देख पाते हैं। नहीं यस समझे सर। आप? समझ गया ना? मैं आपको नहीं देख पाता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या मुझे पता चलना चाहिए ना मेरा कहाँ पे कैसे बॉडी जा रही है, वो उसमें समझ में नहीं आएगा मुझे। समझे? Yes, sir. यस देखिए, सर। when we inspire, look here, when we inspire, तो ये जो रिबकेज है कैसे मूव कर रहा है? इट मूविंग अपवर्ड। अपवर्ड एंड आउटवर्ड्स। आउटवर्ड। मूविंग अपवर्ड एंड आउटवर्ड, लाइक दिस, है ना? ऐसे, समझे? अपवर्ड एंड आउटवर्ड, इट इज मूविंग बाहर की तरफ एंड ऊपर की तरफ। समझे नहीं समझे? अपवर्ड एंड आउटवर्ड, नहीं समझे? आप महसूस करो, आप खुद करके समझ देखिए, गए सर। है ना? तो ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन कौन कांटेक्ट कर रहा है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। समझ गए?
उनके कारण रिब केज कहां मूव करेगा, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। और एट द सेम टाइम जो फ्रेनिक मसल्स कांटेक्ट करेंगी, देखिए डायफ्राम हमेशा कैसे रहेगा, कैसे रहेगा, ऐसा कैसे रहेगा, डोम शेप। डोम शेप में। लेकिन व्हेन फ्रेनिक मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्ट इट बिकम फ्लैट, कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। अभी जब ये फ्लैट होगा तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या बढ़ जाएगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बढ़ जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। समझे नहीं समझे? यस सर। अच्छा यस सर। ओके ना, लो मैं प्रेजेंटेशन वापस आपको दिखा। Yes, sir. यस सर। अब जरा मुझे आप दोबारा से सुने। मैंने आपसे क्या कहा कि है ना, वॉल्यूम क्या आपको मैं दिख रहा हूं आपको? यस यस सर। सर। यस सर। ओके है ना। सो ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण रिब केज कहां मूव करेगा, Upward and outward and upward, outward and upward, and due to the contraction of the phrenic muscles the diaphragm become flat and the volume of thoracic cavity increase. ओके और प्रेशर क्या हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी का प्रेशर क्या हो जाएगा सर Decrease. डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा और एयर कहाँ जाएगी, हायर सर, कॉन्सेंट्रेशन से लोअर आपके कॉन्सेंट्रेशन में, एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में। देखिए एयर का जो मूवमेंट होता है दैट इज ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट, है ना, ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट, लाइक एयर जो है दैट मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, he always moves from high pressure to low pressure, so the movement of the air is due to the pressure gradient. So when the volume in the thoracic cavity increases and pressure decreases and the pressure outside Is higher. higher, the pressure outside is higher than the pressure inside, so air will move from outside to inside in thoracic cavity, means in lungs. Not clear? Clear, Clear, sir. sir. Now can you tell me students कि the air जो है like our volume is increased due to the our volume is increased due to the entry of the air, like I just want to ask you, like our lungs expands due to the entry of the air or our air expands, that's why air enters. There's two different things. What I'm saying to you, like when air enters our lungs expands or when सर सेकंड ऑप्शन। hello सर Hello? सेकंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन क्या है, बोले क्या बोले आप, सेकेंड ऑप्शन? सर पहले हमारे जो लंग्स है उनमें जो एयर होगी वो पहले एक्सपेंड करेगी, जब भी वहां पे फिर प्रेशर रहेगा कम, जिससे कि बाहर का प्रेशर थोड़ा हायर होने के चक्कर में फिर वो बाहर से एयर अंदर की तरफ आएगी, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, थोड़ा सा आपको पैसेंस के साथ बोले तो मुझे समझ में आएगा। हाँ बोलिए, दूसरा क्या बोला है मैंने, दूसरा क्या बोला है क्या, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, आप दोबारा से सुनिए फिर मुझे बताइए। मैं फर्स्ट सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है मेरा कि एयर enters, that's why lungs expands, okay, or lungs expands, that's why air enters. Now Sir, lung expands, that's why air enters. okay, okay, that's good. And और कोई और कौन बोल रहा है, आप बोले, बच्चा जो बोल रहा था अभी, आप बोलो। सर लंग्स एक्सपेंड दैट व्हाई एयर एंटर्स, जो आपने सेकंड यस ऑप्शन बोला। यस, तो ये हम लोगों की मोस्ट ऑफ द पीपल जो है उनकी ये गलत फहमी होती है कि एयर हम अंदर जाती है, एयर अंदर नहीं जाती है, एयर अंदर खींची जाती है, एयर सक की जाती है अंदर, समझे? हम कोई नाक में से ठूस थोड़ी ना रहे एयर को, कि मैं पंप लेके थोड़ी ना, वो जो आपने देखा होगा साइकिल में हवा भरते थे ऐसे पंप से, याद है, जानते हो आप, ऐसे करके है, ऐसा वाला पंप याद है आपको या नहीं याद है, हाथों से यूज करते थे उससे, है Yes, sir. देखा वो, Yes, sir. हाँ Yes, तो sir, देखा। उसमें तो ऐसे कोई नाक में पाइप लगा के पंप लेके तो पंप नहीं कर रहा ना एयर को, पंप तो नहीं किया जा रहा है एयर को, एयर अपने आप
खिंची चली जा रही है अंदर, बिकॉज हमने अंदर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि एयर अंदर रश कर रही है ना, अंदर खिंच के आ रही है, यानी हमारे लंग्स जो है वो एयर को सक कर रहे हैं, सक कर रहे हैं, क्योंकि वहां का प्रेशर क्या हो गया है, कम, और वॉल्यूम क्या हो गया है, ज्यादा। इस कारण से एयर अपने आप अंदर आ गई है। समझ गए क्या आप मेरी बात? यस सर। सो ओवरऑल फाइनली मैं से समराइज कर रहा हूँ इंस्पिरेशन को, है ना। इट टेक्स, हाउ मच टाइम इट टेक्स इज 2 सेकेंड, है ना, हाउ मच टाइम इट टेक्स 2 सेकेंड। एक एक्टिव प्रोसेस है। व्हाट द मीनिंग ऑफ एक्टिव प्रोसेस बच्चों? सर सर एनर्जी एटीपी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है ना। तो यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ड्यू टू विच रिबकेज मूव्स आउटवर्ड एंड upward, and due to the contraction of running muscles, diaphragm become flat. Finally, pressure decreases and volume increases and air rushes inside the lungs. यहाँ पे ऐसे लिखना, inside the lungs through nostrils। किसके थ्रू? nostrils के थ्रू। क्लियर? ये डायग्राम आपको बनाना होगा, तो आपको यहाँ पे मैंने दिखाया है किस तरह से। देखिए अभी अभी ये डोम शेप है, वॉल्यूम अभी कम है, लेकिन ये अभी क्या हो गया, देखिए यहाँ पे है ना, ये अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट के कारण स्पेस बढ़ गया, और डायफ्राम भी कैसा हो गया, फ्लैट हो गया। तो टोटल जो यहाँ पर वॉल्यूम है वो क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर? यस। यस सर। सर ओके। सर बोलिए। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो मसल्स में क्या मतलब, उसकी शेप में क्या चेंज आता है? मतलब समझा नहीं मैं। सर जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसकी शेप में क्या चेंज आता है? वो छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है मसल्स मतलब? छोटी हो जाती हैं, मसल्स और छोटी हो सर जाती हैं। और जब रिलैक्स होती है तब? देखिए मसल्स का छोटा होना और रिबकेज की अलग बात है। मसल्स खिंच रही है, उस कारण से रिबकेज फैल रहा है। नहीं समझे? नो मसल्स का सर। छोटा, मसल्स के अंदर चेंजेस। देखिए आप मेरी बात सुने, आप मुझे, मैं आपको दिख रहा हूं, मैं आपको दिख रहा हूं। नो सर। ओके, जस्ट मिनट, जस्ट यस मिनट। सर दिख रहे हैं आप। सर आप दिख रहे हो? अब दिखने लगा? यस सर। और अभी क्या मैं हवा हवाई हो गया था? हैं? सर वो बार बार आपकी फोटो आ रही है, फिर आपकी वीडियो आ रही है, उसके चक्कर में। हाँ देखिए यहाँ पे ऐसे, ये मसल जब कांटेक्ट हो रही है तो ये फोर आर्म क्या हो रही है, ये बेंड हो रही है ना, ये मसल कांटेक्ट हो रही है, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट है, ये रिलैक्स है। लेकिन जब आर्म एक्सटेंड हो रही है तो ये मसल क्या हो रही है, ये क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट। नहीं समझे मेरी यस। बात? तो आर्म एक्सटेंड हो रही है बट ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। नहीं समझे? यस सर समझ ये गए। मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, देखिए आप करके देखिए ना, लेकिन आर्म क्या हो गई, एक्सटेंड। तो आर्म एक्सटेंड हो रही है मसल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण। ये मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, आर्म को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। यस सर नहीं समझ समझे? गए। तो जब रिप, वो मसल जो है बाहर वाली मसल ऐसे खिंचती है बाहर, है ना, जब वो शॉर्ट होंगी, है ना, बाहर की तरफ आएंगी, तो रिपकेज भी बाहर की तरफ मूव करेगा, तो वो खींच के लाती है रिपकेज को। ओके सर। क्लियर? यस सर। सर मतलब कॉन्ट्रैक्शन का वो मतलब है कि उसका मतलब साइज में अब चेंज आ रहा है? मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिपकेज बढ़ रहा, अब मसल कॉन्ट्रैक्शन से मसल्स का अंदाजा मत, मसल्स को कंपेरिजन मत कीजिए। मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो वो खींच रही है रिपकेज को बाहर की तरफ, तो रिपकेज बढ़ रहा, तो रिपकेज बढ़ रहा। नहीं समझे यस मेरी बात? सर समझ गया। हम्म, आइए। सर हाँ सर जो इंस्पिरेशन में अभी लिखा था कि 2 सेकंड लगती है, तो सर वो हम्म। तो हमारी एक्टिविटी पर बेस्ड होता है ना, कि मतलब अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो फिर मतलब हाँ, देखिए जल्दी होगी, है वो ना? वॉलंटरी हो गया। ऐसे तो आप सांस रोक लीजिए, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को आप वॉलंटरी भी कर सकते हैं अगर आप कॉन्शियस इफेक्ट से कर रहे हैं। ये हम बात देखिए, जब हम बात करते हैं कोई टाइम किया उसकी, तो ये हम बात करते हैं नेचुरल ब्रीदिंग की, नॉर्मल कंडीशन की, एक्सट्रीमली नॉर्मल कंडीशन। अब आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, तो आप सांस तो आप ब्रीदिंग में चेंज होगा ना, तो वो टाइम वो तो फिर इमरजेंसी सिचुएशन है, वो अलग बात है। हम बात करते हैं नॉर्मल कंडीशन।
यस नहीं सर, समझे? क्लियर। तो हम ये जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, दिस इज जस्ट फॉर नॉर्मल कंडीशन। अगर इधर उधर कुछ होगा तो फिर ऐसे तो हम सांस रोक के बैठ जाएंगे, तो आप कहोगे तो उतना थोड़ी ना हो जाएगा, ये तो फिर ये तो डेविएशंस है, वो आप फिर अलग से उनको डिस्कस आप कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करते हैं जब आप सो रहे होते हैं। ओके समझे आप सर। मेरी बात? ओके। यस सर। सो यहाँ पे अभी देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको क्या? नो सर। क्या हम आगे चलें? यस सर। ओके, आइए ना हम बात करते हैं एक्सप्रेशन। तो जो एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन में हम बात कर रहे हैं नॉर्मल एक्सप्रेशन। नॉर्मल एक्सप्रेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। ये एक पैसिव प्रोसेस है। नॉर्मल एक्सप्रेशन एक पैसिव प्रोसेस है। समझे मेरी बात? इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी मसल कांटेक्ट नहीं कर रही होगी। समझे आप मेरी बात? नहीं समझे? हेलो? सर समझ गए। समझ गया सर। समझ गए सर। एक मिनट, ये आपका सो पैसिव प्रोसेस है ये, इन विच कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स जो हैं, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, वो क्या हो जाती हैं? रिलैक्स हो रिलैक्स। जाती रिएक्ट हो है। कोई जाती है। मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, बट जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो क्या हो गई? रिलैक्स। जिस कारण से रिब्स मूव इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, यानी रिब केस जहां था वहीं वापस आ गया। डायफ्राम अगेन बिकम डॉम शेप। डायफ्राम वापस कैसा हो गया? डॉम शेप हो गया, है ना? अगेन बिकम डॉम, वापस डॉम शेप हो गया। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और एयर कहाँ चली जाएगी? बाहर निकल जाएगी, क्योंकि अभी अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो एयर के क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। कोई प्रॉब्लम है आपको इसमें? नो सर। वो सर। एंड इट टेक्स 3 सेकेंड। अगर मैं कहूं आपसे तो ये बिल्कुल वैसा ही है। ये ऐसे हो गया वापस, ये वापस क्या हो गया? ऐसा। नहीं समझे? यस सर। क्लियर? तो वापस जैसा था नॉर्मल कंडीशन में वैसे ही आ गया। तो जो रिमेनिंग एयर है वो कहाँ है? वो बाहर निकल जाएगी। क्लियर? यस सर। सर एक्सपिरेशन में ज्यादा टाइम लगता है इंस्पिरेशन से। हाँ, तो स्लो प्रोसेस है ना, उसमें मसल का कोई कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहा था, स्लो प्रोसेस है, रिलैक्स हो रही है मसल्स। क्लियर? यस सर। आइए, फोर्सफुल एक्सप्रेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। IICM जो है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, गेट कॉन्ट्रैक्टेड, है ना? thus ribcage move more inward and downward। अब हम बात कर रहे हैं फोर्सफुल एक्सप्रेशन की। अगर हम कैसे एक्सप्रेशन करें? फोर्सफुली। ओके, फोर्सफुल एक्सप्रेशन का मतलब देखें ऐसे। देखिए, है ना, हंसना हंसना नहीं तुम लोग, है ना? ओके, ऐसे हमने ये लिए अंदर, लेकिन हम और भी ज्यादा एयर निकालनी है ना, तो नहीं समझे? फोर्सफुल एक्सप्रेशन करना, फोर्सफुली एयर को बाहर निकालना, है ना? हेलो? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। तो जब हम फोर्सफुल एक्सप्रेशन करेंगे तो क्या होगा? उस समय क्या होगा? उस समय क्या होगा? उस समय क्या हो रहा है? हम रिबकेज को और भी ज्यादा कहां खींच रहे हैं? अंदर की तरफ। वी आर मूविंग ये, है ना, रिबकेज मोर इनवर्ड एंड मोर डाउनवर्ड। समझे मेरी बात? यस ड्यू टू सर। द Yes, sir. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, किस Yes, कारण sir. से? ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ IICM, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो वो अंदर की तरफ मसल्स अंदर की तरफ खींचेंगी, तो रिबकेज ज्यादा अंदर की तरफ मूव करेगा। नहीं समझे? AICM से वो बाहर की तरफ मूव कर रहा था, और IICM से वो अंदर की तरफ मूव करेगा। क्लियर? Yes, sir. यस सर। और आप देखना कभी, अभी ध्यान आप करके देखो अपनी जगह पे, आप लोग करके देखिए। अपनी वीडियो, अपनी कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कीजिए, अपने कैमरा ऑन कीजिए। आप कर सकते हैं, कर सकते हैं तो कीजिए। अगर आप कहीं
उल्टी सीधी जगह पे बैठे हैं तो भले ही मत कीजिए, पर अगर आप कर सकते हैं कैमराज ऑन तो कीजिए। सर, हाँ। एक्सपिरेशन इसमें सिर्फ माउथ से ही कंसीडर करेंगे या नॉस्ट्रल से भी कर ओ सकते नो, हैं? अरे नोज से, अरे हमने करके बताया आपको। नोज नोज से नहीं किया मैंने, आप नोज से ही कर दे, किसी से भी करिए आप, ऐसे कीजिए, आपकी मर्जी है। एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन होता है, नाक से कीजिए मुंह से कीजिए। नाक से करोगे तो एक्सप्रेशन कुछ और नहीं हो जाएगा, मुंह से करोगे तो कुछ और नहीं हो जाएगा, समझे? यस सर। हेलो, तो आप लोग कैमराज ऑन कर रहे हैं क्या आपने? करेंगे कि नहीं करेंगे? हेलो, हेलो। सर आगे चलते हैं। अच्छा आगे चलते हैं, अच्छा समझ गए। यस सर सर। यस वैसे सर। करके देख लिया बिना वीडियो ऑन किए। अच्छा, तो आपने करके देखा? यस सर। यस सर। सर ओके गुड, चलिए फिर आइए। समझ गए आप लोग? यस सर। यस सर। सो यस सर। फोर्सफुल, इसका मतलब है फोर्सफुल एक्सप्रेशन। नॉर्मल एक्सप्रेशन पैसिव प्रोसेस है, पर फोर्सफुल एक्सप्रेशन कैसी प्रोसेस है? कैसी प्रोसेस है? एक्टिव एक्टिव प्रोसेस। प्रोसेस है। यहाँ पे मसल कांटेक्ट कर रही है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन है ना। और दूसरी बात है कि आप देखेंगे एब्डोमिनल मसल, आप देखो पेट पे भी असर, आप फोर्सफुल एक्सप्रेशन करके देखिए, आपका पेट भी दब रहा है अंदर की तरफ, दब रहा है, प्रेस हो रहा है अंदर की तरफ, किया आपने? यस यस सर। सर। और जब एब्डोमेन एब्डोमेन जो दबेगा, तो एब्डोमेन जो है ना पूरे इंटेस्टिनल पार्ट, लिवर को ऊपर की तरफ उठा देता है। ऐसे ये डायफ्राम है, जब एब्डोमेन दबेगा तो वो ऊपर की तरफ उठेगा। तो ये जो लीवर है, ये जो लीवर है, ये डायफ्राम को, सॉरी, ये डायफ्राम को क्या करेगा? पुश करेगा। तो डायफ्राम क्या हो जाएगा? डायफ्राम बिकम मोर, ये क्या हो गया? हाँ, डायफ्राम बिकम मोर, हेलो, यस सर। मोर डोम शेप्ड। मोर डॉम शेप, है ना। एब्डोमिनल मसल्स के मूवमेंट के कारण एब्डोमेन जो विसरल पार्ट है हमारा, जो टमी वाला पार्ट है, इंटेस्टाइनल वाला पार्ट, ये कैसे मूव कर रहा है बेटा? ये ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है इसमें? ये क्या हो गया है? आया आया, जस्ट मिनट। ये बात क्लियर हुई ना आपको? हम्म, तो ये सर और जो ये इंटेस्टाइन वगैरह डायफ्राम, है, abdomen से नीचे वाला एरिया है, वो सर वो फिर एक्सपेंड नहीं करेगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी मतलब जब क्या? डायफ्राम ऊपर जाएगा तो? हाँ हाँ, क्या क्या? सर जैसे जो डायफ्राम है, जब डायफ्राम ऊपर की ओर जाएगा तो डायफ्राम के नीचे जो एब्डोमिनल एरिया है जिसके हाँ अंदर हमारे इंटेस्टाइन वगैरह है, तो उन हाँ, वो सब फिर ऊपर की ओर जाएंगी, तो वो फिर तो खिंचेगी सर। कहाँ खींचेगी? सर जब ये अरे, जब जोर से खींच अरे मतलब खींचने, अरे मेरे लाल, मेरे बेटा, खिंचेगी का मतलब क्या समझते हो तुम? खिंचेगी का मतलब क्या मुंह में थोड़ा ना आ गया वो खिंच के? अरे पूरा पार्ट जो है मूव कर रहा है ऐसे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, द होल पार्ट इज मूविंग, इट्स मूविंग, इट्स नॉट, ऐसा नहीं खिंच के मुंह में आ गई है इंटेस्टाइन, ऐसे थोड़ा ना हो रहा है। अरे थोड़ा सा, इतना रत्ती भर का अंतर पर ऐसा आप क्या समझते हो पूरा हिल जाता है शरीर? डायफ्राम क्या उछल के मुंह में आ जाएगा? अरे थोड़ा सा, थोड़ा बहुत वो मुंह, आप जब एब्डोमेन को आपने ऊपर की तरफ ऐसे किया तो थोड़ा सा उसने पुश किया ऊपर की तरफ, नहीं समझे? आप जब आप जब आप जब अपनी बॉडी को टिल्ट करते हो, वो करते हो, तो बॉडी के पार्ट भी तो हल्का फुल्का इधर उधर टिल्ट करते हैं, नहीं करते? तो फिर नहीं ऐसे समझे कोई भैया? दिक्कत नहीं होती? हेलो, हेलो। यस सर। यस सर। तो मेरा कहने का मतलब है कि डायफ्राम डायफ्राम को ऐसे थोड़ा ना आ रहा है कि बहुत वो हो गया, हाँ, तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे चेंज होता, तो थोड़ा सा पार्ट ने इधर से ऐसे पुश किया तो हो गया। खींचने का मतलब ऐसा कोई पकड़ के खींच थोड़ा ना रहा है उसको ताकत से कि वो टूट जाएगा बीच में से। सर पूरा पार्ट, पूरा एब्डोमिनल पार्ट फोर्सफुल थोड़ा ऊपर की तरफ उठ गया है, नहीं समझे? अच्छा सर, सर समझ नहीं में आ समझे? गया। और फोर्सफुल एक्सपायरेशन में जो हम्म, वो है आईआईसीएम कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? हम हम ऐसे करते हैं तो इस समय वही मसल्स काम करती हैं, उन्हीं मसल्स पर प्रेशर पड़ रहा है,
नहीं समझे? हेलो, अब आप कहोगे कि हम जब आर्म को ऊपर उठाते हैं तो ये वाली मसल क्यों कांटेक्ट करेगी? अरे यही मसल है उसको ऐसे करने के लिए। नहीं समझे मेरी बात? हेलो, अच्छा आप कहोगे कि सर हम आर्म को एक्सटेंड करते हैं, तो यही मसल क्यों कांटेक्ट करती है? उसके लिए यही मसल है, यही मसल ऐसे करने के लिए। तो आईआईसीएम जब कांटेक्ट करेंगी तभी रिबकेज और अंदर की तरफ जाएगा। वो खींचते हैं अंदर की तरफ रिबकेज को। नहीं समझी? नहीं समझ गई सर। समझे नहीं समझे? तो उनके मसल्स वो अंदर की तरफ सर खींचते हैं, इसलिए रिबकेज अंदर की तरफ मूव करेगा। हाँ बोलो। सर आईआईसीएम रिलैक्स कब करेगी? जब भी हो जाएगा तो रिलैक्स हो जाएगी, अभी रिलैक्स है। जब सर नॉर्मल, जब हमेशा नॉर्मल इंस्पिरेशन होगा तभी होगा सिर्फ रिलैक्स। फोर्सफुल एक्सप्रेशन में काम करती है ये मसल, सिर्फ फोर्सफुल एक्सप्रेशन, बाकी हर समय रिलैक्स रहेंगे। ओके सर। समझे? इनका ज्यादा काम नहीं है इन मसल्स का। मोस्टली ब्रीदिंग में डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का ही काम रहता है। समझे क्या? ओके सर। सर किसी मसल के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में उसकी साइज का छोटा या बड़ा होना कंपलसरी थोड़ी है, मतलब जैसे कि कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कर रही है मसल अगर तो कांटेक्ट जरूरी थोड़ी है करेगी कि तो वो मसल का छोटी ही साइज होगी, तो छोटा मतलब ही होगा। खिंच भी तो सकती है। नहीं, मसल का खींचना तो आप खींचोगे तो मसल कांटेक्ट करेगी, दैट मींस मसल खींच के शॉर्ट ही होगी, मसल खींच के बड़ी नहीं होगी। नहीं समझे? मसल कांटेक्ट करने का मतलब मसल हमेशा शॉर्ट ही होगी कांटेक्ट करके। मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब मसल हमेशा शॉर्ट ही होगी, रिलैक्स होगी तो वो फैलेगी। लेकिन मसल के कॉन्ट्रैक्ट, एक मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने से कोई दूसरा ऑर्गन फैल सकता है। मतलब अगर अगर हम मसल को खींच के लंबा भी कर रहे हैं मतलब फोर्स से, वो तब भी उसको कॉन्ट्रैक्शन हम थोड़ी ना है, वो तो रिलैक्सेशन में मसल ही क्रैम्प हो गया। आप इंक्लूड मसल को खींच करेंगे। के लंबा कैसे कर सकते हो? वो फ्लैश है। अब उसको खींच के लंबा करने का क्या मतलब है? आप लिविंग सेल्स, आप तो डेड बॉडी की तरह मसल्स को आप खींच के लंबा कर सकते हो। आप उसको ऐसे मसल खींच के लंबा करने का मतलब तो आप उसे रिलैक्स कर रहे हैं। नहीं समझे? आप मसल को खींच रहे हैं, दैट मीन्स आप उसे रिलैक्स कर रहे हैं। ओके सर। समझे? ये सर वही पूछना था मतलब। यस सर, यस सर। ओके, चलें आगे क्या हम लोग? सर तो आर्म्स की यस मूवमेंट में सर। मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है? क्या? सर जो आर्म्स का मूवमेंट होता है उसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटी कैसे हो रही है? समझ क्या है? तो अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था? मसल कांटेक्ट होगी तो छोटी ही होगी, मसल कांटेक्ट होगी तो छोटी होगी। मसल के कांटेक्ट होने से वो किसी ऑर्गन को खींच के बड़ा छोटा कर सकती है, वो अलग बात है, लेकिन मसल अगर कांटेक्ट होने का मतलब है कि मसल शॉर्ट ही होगी। नहीं समझे? तो जो आर्म्स की मूवमेंट होती है उसमें कैसे होगी शॉर्ट? क्या अजीब बात करते हो? ये कौन सी मसल है? ये वाली कौन सी मसल है? ये कौन सी मसल जानते हैं इसको? कौन सी मसल है ये? यहाँ पे तो याद नहीं। बाइसेप्स। बाइसेप है, याद करोगे तो याद होगा। ये कौन सी मसल है यहाँ बैक साइड में? ट्राइसेप। ट्राइसेप। तो बाइसेप के कौन, देखिए ये देखिए, यहाँ पे हाथ रखिए अपने आप को, ये देखिए। तो ये क्या हो रहा है? फुल हो रही है आर्म। तो आर्म जब फुल हो रही है तो ये क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट। जबकि ये क्या हो रही है? देखिए, ये रिलैक्स हो रही है, ये रिलैक्स हो रही है। जब आर्म फुल, जब आर्म को आप एक्सटेंड कीजिए आर्म को, तो ये देखिए, ये रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्ट हुई और ये क्या हुई? रिलैक्स। तो ये एंटागोनिस्ट मसल्स होती हैं। कोई भी काम जब होता है तो कोई काम करते हो तो एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एक मसल रिलैक्स करेगी। नहीं समझे? समझ गया सर। हाँ, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? यस सर, हो गया क्लियर। आइए, देखें यहाँ पर, और हम देख रहे हैं तो फोर्सफुल एक्सप्रेशन इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। यहाँ पे कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? यहाँ पे कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? बोले इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्टेड, जिसके कारण रिबकेज क्या मूव करेगा? रिबकेज मूविंग टुवर्ड्स मोर इनवर्ड एंड एंड मोर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। समझे? एंड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स थोरैसिक वॉल्यूम, है ना, एब्डोमिनल मसल्स यहाँ पे लिखेंगे, डायफ्राम बिकम more
डाउन शेप, मूव डाउन शेप, है ना। थॉरसिक वॉल्यूम फर्दर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, मोर एयर मूव आउटसाइड ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, है ना। बिल्कुल आप समझ लें कि कंडीशन कैसी है यहाँ पर। आइए एक डायग्राम से समझे ये हम लोग। कुछ समझ में आया या नहीं आया, अभी कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? नो सर, समझ में आ रहा है। नो सर। ओके, तो एक बात देखिए कि पहले नॉर्मल कंडीशन में रिब केज कैसा है, ऐसा, है ना, ठीक है। और बाद में अगर डायलेट हो रहा है ये, तो ये कैसा हो गया, ऐसा, है ना, ठीक है, अगर ये फैल रहा है। और अगर ये फोर्सफुल एक्सप्रेशन है तो ये और भी ज्यादा ऐसे हो जाएगा, नहीं समझे। तो ये कंडीशन हो जाएगी किसमें, फोर्सफुल एक्सप्रेशन में, ए एक्सप्रेशन में, नॉर्मल एक्सप्रेशन में, और ए इंस्पिरेशन में। इंस्पिरेशन। क्या समझे आप? यस सर। क्लियर, क्लियर हुआ यस बेटा? सर। यस चलिए, सर। तो ब्रीदिंग रेट जो है इन नॉर्मल पर्सन कितनी होती है, 12 से लेकर 16 टाइम्स पर मिनट, 12 से लेकर 16 टाइम्स पर मिनट। एंड इंस्ट्रूमेंट नॉन एज स्पायरोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट जिसे हम स्पायरोमीटर कहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, एनसीईआरटी में ये मेंशन है, स्पायरोमीटर, ठीक है, is used to estimate the volume of air involved in breathing movement which help in clinical assessment of pulmonary function। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पायरोमीटर, जो एयर जो भी अंदर हम ले रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं, उन एयर के वॉल्यूम को मेजर करने का काम करता है। आई बात समझ में? एंड इट इज यूज इन द क्लिनिकल असेसमेंट। किसमें यूज होता है ये, क्लिनिकल असेसमेंट में, नहीं समझे? इट इज यूज इन द क्लिनिकल असेसमेंट। ओके, इज क्लियर टू यू बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, जस्ट मिनट, आगे देखें। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, स्पायरोमीटर। क्या काम है इसका, यूज टू एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, है ना। ब्रीदिंग में जो एयर, जो कितनी एयर हम ले रहे हैं, कितनी एयर हम छोड़ रहे हैं, उन सब का असेसमेंट जो है वो कौन करता है, स्पायरोमीटर। कौन करेगा इन सब का असेसमेंट, स्पायरोमीटर। क्लियर? यस और सर। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो है दैट इज 12 टू 16 टाइम्स। अब ब्रीदिंग से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। जब हम ब्रीदिंग का रेगुलेशन पढ़ेंगे उस समय सारी चीजें आएंगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है आपको इसके अंदर? नो सर। ओके, आइए चलेंगे आगे हम लोग। इतना इतना कंटेंट है ब्रीदिंग के अंदर, आपको इसमें इसके आगे ब्रीदिंग से रिलेटेड अभी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो कहाँ पढ़ा जाता है, ड्यूरिंग द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। समझ गए? अभी हमने सिर्फ उससे रिलेटेड जो मैकेनिज्म है उसकी बात की है, ठीक है। क्लियर? सर। ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आइए, जस्ट मिनट। सर आप पे बोर्ड अवेलेबल है? हाँ, है ना। तो सर आप बोर्ड से पढ़ा लिया करिए, प्रेजेंटेशन से सही नहीं लगता आपको कभी। अच्छा, प्रेजेंटेशन से अच्छा नहीं लगता? नहीं सर। अच्छा चलो ठीक है, तो अपन ऐसी ही बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं लिखता हूं, ठीक है, लिख के पढ़ाऊं, चलेगा ना? सर नहीं, मतलब मेरा था कि लैपटॉप से नहीं, जैसे पेन पेपर के ऊपर कैमरा रख के या फिर पेन टैब वगैरह पे लिख कर। नहीं नहीं, तो हम इस पे भी पेज लिख सकते हैं ना, इस पे भी पेज, नहीं समझे?
इस पर भी पेज आता है ना, आप इस पे भी पेज करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हाँ प्रेजेंटेशन सही है। सर यस सर, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन भी सही है। यस सर, वो यही तो फिर ठीक है। हम लोग, हाँ वो तो हम लोग बहुत प्रेजेंटेशन ही सही है। वही तो, वो तो हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे अगर लैपटॉप यूज नहीं करेंगे तो। वो सब उससे थोड़ा ना पढ़ते हुए बनता है। हाँ आपको, एक मिनट आप लोगों ने, जस्ट मिनट, मुझे ओपन करने दीजिए। देखें, क्या आपको, हाँ क्या आप बोल रही थी बच्चे, जो क्या परेशानी है आपको बोले, क्या आप क्या बोल रही, पेज कैसे, मतलब मोबाइल टांग के और पेज पे लिख के पढ़ाए ऐसा, इसमें क्या वो परेशानी टांग है? के नहीं, स्टैंड आता है। हैं? सर टांग के नहीं, मतलब स्टैंड आता है उसका, तो अच्छा बोर्ड पे तुम बोल रही हो, अच्छा कैमरा ऑन करके बोर्ड पे पढ़ाए ऐसा? जी सर। ओके ओके। सर ऐसे ही सही है। बेटा देखो, सर हाँ ऐसे ही सही है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको पहले से ना लिखे, मैं सीधे आपके सामने ही लिखूं, ये तो चलेगा, ये अच्छा है। लेकिन वो आप जो बोल रही हो, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि वो तरीका मैं बहुत वैसे भी पढ़ाया हुआ है, मैंने ऐसे भी पढ़ाया हुआ है, वो वो ठीक नहीं है। हाँ मैं ये मान सकता हूँ कि आप ये भले ही कह सकती हो कि सर मेरे सामने ही आप ऐसे करके लिखो तो मैं वहीं लिखते जाऊं, तो वो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो तुम बोर्ड का बोल रही हो वो सक्सेसफुल नहीं है, आपको फिर उसमें भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको अभी भले भले ही ऐसा लग रहा है कि, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि आपको, मेरी बात समझ रहे हैं आप नहीं समझ रहे, कि मैं आपको ये लिख लिख के आपके सामने लिखूं इन्हें, बोले। सर सर वैसे तो ऐसे ही ज्यादा सही है। चल अभी तो ये, ऐसे अभी अभी सही करते हैं, आगे है। देखेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताएं, ठीक है? समझ में नहीं आए तो। यस सर, अभी तो सब समझ आ रहा है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं आपसे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। किसकी बात कर रहे हैं हम? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। कैपेसिटीज। ठीक है, आपको सबसे पहले ये वाला डायग्राम बनाना होगा यहाँ पर, ठीक है? ये वाला डायग्राम आप मेरे सामने ये डायग्राम बनाइए, आप डायग्राम बनाइए, है ना? ये डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। आपको देखिए कितने वॉल्यूम, कितना बनाना है ये, कितने कॉलम है? सर 4 कॉलम है ना, 4 कॉलम्स बनाए, ठीक है? ये सबसे बड़ा बड़ा जो बड़ा बना है उसे बड़ा ही बनाए, जो छोटा बना है उसे छोटा ही बनाए, जो साइज मैंने बनाया वैसे ही बनाइए, ठीक है? बनाइए। सर ये आरबी वाले में तो कुछ है ही नहीं। आरबी वाले में, हाँ हाँ वो जो रेड वाला, जो वो वेव टाइप की है, वो आरबी में नहीं, नीचे नहीं गया है ना, आरबी में नहीं गया है। यस सर। आपको पता चलेगा क्यों नहीं गया है। ओके सर। हम्म। डायग्राम बन जाए तो मुझे बताइए। यस सर बन गया। ओके, ठीक है, अब आपको ये डायग्राम आपको समझ में आएगा। ये सारा एरो बना के लिखा ना मैंने, आईसी, एफआरसी सब लिखेंगे, है ना? और टोटल जो इतनी एयर है ये टीएलसी है, इनके सब के मतलब आपको समझ में आएगा, फिर आपको समझ में आएगा ये डायग्राम क्या बोल रहा है, ठीक है?
चलें? यस। ओके, आइए देखें जरा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, एक मिनट, वॉल्यूम कैपेसिटी। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे टाइड अप वॉल्यूम। सबसे पहले क्या है? टाइड अप वॉल्यूम। तो व्हाट इज द टाइड अप वॉल्यूम? द टाइड अप वॉल्यूम इज द टोटल अमाउंट ऑफ एयर, so total amount of air inhale or exhale during the normal respiration or relaxed breathing। यानी जब नॉर्मल कंडीशन में हम जो एयर निकालते हैं, जो एयर छोड़ते हैं, उस एयर को हम क्या कहेंगे? उस एयर को हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम। आप देखें एक बार, मुझे वीडियो पे देखिए, मेरा वीडियो देखिए। यस सर। नॉर्मल रिदमिक ब्रीदिंग, इस समय हम कितनी एयर निकाल रहे हैं और कितनी एयर ले रहे हैं? तो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के समय, ड्यूरिंग द नॉर्मल कंडीशन, है ना, जितनी एयर हम निकालते हैं और जितनी एयर हम इनहेल करते हैं, वो उस वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे? टाइडल वॉल्यूम। दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। क्लियर और नॉट? क्लियर सर। ओके, चलें? यस सर। The tidal volume is the total amount of air inhaled or exhaled during the normal respiration or relaxed breathing। और इसका अमाउंट कितना होगा? यानी हम कितनी छोड़ते हैं, कितनी लेते हैं एयर? That is 500 ml. It is 500 ml. Clear? 500 ml। तो आप देखेंगे, ये देखिए, ये जो बीच वाला जो है ग्राफ का पार्ट है, ये दिख रहा है आपको? ये जो पार्ट है, दिस इज द टीबी। ये नॉर्मल कंडीशन की एयर है, समझे? हेलो? यस सर। यस सर। है ना? ये टीबी का दिखा रहा है, ये टीबी का दिखा रहा है। ओके, जो नॉर्मल कंडीशन में जितनी ले रहा है उतनी छोड़ रहा है। ठीक है, चलें आगे। अब आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक क्या है? द वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन ओवर टाइडल वॉल्यूम। यानी आफ्टर टाइडल वॉल्यूम हम फोर्सफुली अगर लेना चाहें तो और कितनी ले सकते हैं? समझे मेरी बात? आफ्टर टाइडल वॉल्यूम हम फोर्सफुली लेना चाहें तो कितनी एयर ले सकते हैं? देखिए, आपने पहले क्या लिया? देखें, आप देख रहे हैं मुझे वीडियो में? कैमरा देख रहे हैं आप? यस सर। देखिए, हमने पहले 500 ली, देखना। और कितनी ले सकते हैं? वो लेने के बाद, इतनी लेने के बाद और कितनी ले सकते हैं? नहीं समझे? समझ गया सर। क्लियर? यानी टीबी लेने के बाद में हम जबरदस्ती और कितनी एयर ले सकते हैं? दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। The volume of air person can inspire by forcible inspiration over tidal volume, and you know this is 2500 to 3000 ml। यानी 500 लेने के बाद में हम जबरदस्ती और कितना ले सकते हैं? 2500 से 3000 ml। क्लियर सर? सर ये जो 2500 और ये जो 3000 ml है, ये सर 500 ml को मिलाकर है या फिर उसको? नहीं, ऐसे हटा के, उससे हटा के। अच्छा, तो टोटल एयर अगर हम बात करेंगे तो हम कितनी ले सकते हैं? सर 3500। अगर इंस्पिरेशन के समय टोटल एयर का मतलब लंग्स में कितनी भर सकते हैं वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जब हम इंस्पायर करेंगे तो कितनी ले सकते हैं? 500 प्लस 2500 टू 3000, यानी 3000 टू 3500। यस सर। नहीं समझ पाए आप? टीबी प्लस आईआरबी को प्लस कर दीजिए, तो टीबी 500 है, वो 2500, तो पहले 2500 में जोड़ोगे तो 3000 एंड 3500। इसको अपन पढ़ेंगे, इसे अपन आईसी कहेंगे, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अभी आने वाला ये आएगा आगे।
क्लियर हुआ? यस देखिए कोई भी तकलीफ है, मैंने आपसे बोला हुआ है, आपको कोई भी तकलीफ है, कोई भी प्रॉब्लम है, जस्ट टेल मी। आपको बिना समझे मैं नहीं छोड़ने जाने दूंगा। आपको कैसे भी है मैं समझाऊंगा। मुझे मालूम है ऑनलाइन की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन कुछ कुछ, लेकिन स्टिल आपको बिना समझे अब मैं नहीं छोड़ूंगा। तो बोलिए, कोई परेशानी है क्या आपको? नो सर। चाहे हम किसी, है ना? तो क्या हम चलें आगे? यस सर। हाँ बोलें, कोई बोल रहा है कुछ? सर आगे चलते हैं। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की हम बात करते हैं, ERV। तो ये क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड ओवर टाइडल वॉल्यूम बाय फोर्सफुल एक्सप्रेशन। यानी फोर्सफुल एक्सप्रेशन से हम टाइडल वॉल्यूम तो हमने 500 निकाल दिया, लेकिन उसके बाद में हम फोर्सफुली और कितना निकाल सकते हैं? और कितना निकाल, जैसे IRV है वैसे ये भी है। कितना निकाल सकते हैं? 1000 से लेके 1100, यानी 500 निकालने के बाद में, 500 निकालने के बाद हम जबरदस्ती और कितना निकाल सकते हैं? 1000 से लेके 1100 ml। नहीं सर समझे? सर IRV और ERV में बहुत बड़ा डिफरेंस है सर, इतना तो लगता भी नहीं है होगा। हाँ लगता नहीं है, लेकिन आपको पता लगता नहीं है, लेकिन डिफरेंस तो है ही। अब हवा आते जाते समझ में थोड़ा ना आती है, तो सर डिफरेंस बहुत तो बड़ा बहुत। डिफरेंस है, एक 1000 एक 3000 है। हाँ मतलब थ्राइस का, मतलब वो समझ लो, वो आपका वो ट्रिपल है IRB उसके, ट्रिपल टाइम, 3 टाइम्स है। तो डिफरेंस तो है ही, है ना? यस सर। क्योंकि एयर अगर हम पूरी जितनी ली है उतनी निकाल देंगे तो एक्सचेंज क्या होगा फिर अंदर? समझे मेरी हाँ बात? ये भी। अंदर आपको रोक के भी तो रखना है ना, जिस बीच बीच में एक्सचेंज भी हो। यस सर। समझे आप मेरी बात? क्लियर हुआ? यस सर। आगे चलें। अब आता है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम ये क्या है? ध्यान देना इस पर, है ना? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन इनसाइड द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सप्रेशन। द रेसिडुअल वॉल्यूम कैन, है ना? सो लाइक ये जो वॉल्यूम है, ये फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद में भी रहेगा। ये कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। आप इसे कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं। आप चाहे तो आप लंग्स को पे खड़े होके इसे चप्पलों से कुचल दीजिए, आप उस पे खड़े हो जाइए लंग्स को बाहर निकाल के, लेकिन ये एयर हमेशा लंग्स के अंदर रहेगी। समझे मेरी बात? हेलो? सर ये बाहर क्यों नहीं आती? अब देखिए, अब मैं आपको बताऊं, सुनना जरा, आप ध्यान से सुनिएगा। ओके? आप, मैंने जैसे आपको मैं बताता, लास्ट टाइम में भी मैंने बताया था, एक बैलून आप मार्केट से खरीदिए, और आप जब मार्केट से बैलून खरीदते हैं तो बैलून चिपका हुआ रहता है, देखा है आपने? देखा है? यस सर। बैलून जब मार्केट से खरीदिए तो बैलून जो है वो चिपका हुआ रहता है। अब आप उस बैलून के अंदर आप आइए, आपने उसे फुला दिया, आप फुला दिया, आप उसकी हवा फिर निकाल दीजिए, और अब बैलून पे आप हवा निकाल के उस बैलून के ऊपर खड़े हो जाइए। आप जब खड़े होके वापस अपनी स्लीपर को हटाएंगे, अपने पैर को हटाएंगे, तो आप देखेंगे कि वापस उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर फिर आ गई। फिर आप बैलून को दबाइए, फिर हटाएंगे, फिर आ जाएगी। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर, फूला नहीं होगा वो, पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर हमेशा उसके अंदर है। नहीं समझे? हेलो? समझ गए सर। सर क्योंकि अभी प्रॉब्लम इज दैट है कि कोई अगर स्पेस है तो उसको फिल करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर तो रहेगी ना। नहीं समझे मेरी बात? एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर तो उसके अंदर रहेगी ना। जब बच्चा पैदा नहीं हुआ था, जब वहां पे कोई एयर नहीं थी, लेकिन बच्चा जब पैदा हुआ, जब एयर अंदर आई, और अंदर आने के बाद में, जब एयर अंदर आई और एयर अंदर आने के बाद में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर तो हमेशा वहां रहेगी। आप मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? क्योंकि यस जितना सर। उस स्पेस को देखिए, एयर तो जगह लेती है ना। एयर जगह, मतलब वो जगह तो भरी जाएगी ना, जो लंग्स में जगह है उतनी खाली। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर तो हमेशा वहां रहेगा ही। उसको आप कभी बाहर, आप लंग्स को दबाएंगे तो निकल जाएगी, वापस करेंगे वापस आ जाएगी उतनी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर। हेलो? जैसे आपका रूम है जिसमें आप बैठे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे एयर नहीं है क्या?
आपके बाल नहीं हिल रहे हैं रूम के अंदर, इट डजंट मीन कि वहां पे एयर नहीं है। क्या नहीं है वहां पे एयर? जितनी एयर रूम को भरने में जगह ले रही है उतनी एयर तो है ही ना, एक्स्ट्रा नहीं है। यस इस रूम से दूसरे रूम में जाए इतनी नहीं है, लेकिन रूम के अंदर जितनी जगह है वो भरी है, उतना तो है ही। समझे मेरी बात? हेलो? यस सर यस सर। तो यस ये सर। एयर को आप कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते, कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते। एयर हमेशा रहेगी। इसलिए आप देखेंगे हमने इस एयर का ये जो ग्राफ बनाया है, उस ग्राफ में हमने इस एयर को मैं एयर का आना जाना नहीं दिखाया। देखिए आप, ये एक्सचेंज वाली एयर नहीं दिखाई मैंने आरबी में। आप बोला था बच्चा कि सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, मैंने कहा था आपको अभी पता चलेगा। मैंने इसमें ये एयर जो है वो आने जाने वाली एयर नहीं है, हमेशा लंग्स के अंदर भरी रहने वाली एयर। नहीं समझे? ये जो रेड वाली ये जो दिखाया है, दैट मींस ये आने जाने वाली एयर है। आप एक्सचेंज में पार्टिसिपेट आ रही जा रही हैं, लेकिन ये जो एयर है दैट ऑलवेज द मैन फिल इन द लास्ट। समझे? क्लियर? यस सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम है क्या इसके अंदर? सर हम्म सर इसे हमने कैलकुलेट कैसे करा सर? ये एयर तो कभी बाहर आई नहीं, मतलब अंदर ही है, तो नहीं तो कैसे वो पता उसको चला? ऐसे वेट करते हैं ना। ऐसे हमने किसी बच्चे का ऐसा किसी ऐसे बच्चे का हमने वेट किया जिसके अंदर अभी उसने ब्रीथ नहीं किया था, डेड बच्चा हुआ था, उसको हमने किया। और फिर एक ऐसे बच्चे का हमने, फिर हमने उसमें एयर डाल के, एयर मतलब नॉर्मल एयर डाल के वेट किया, तब हमें पता चलेगा। स्पायरोमीटर से हम इस एयर का पता नहीं लगा पाएंगे, हम वेट करके पता लगाते हैं इसका, लंग्स का। ओके सर। समझे? जो स्पायरोमीटर इस एयर का पता नहीं लगा सकता। समझे? अभी आएगा, ये भी बात आएगी। आप आराम से सुनते रहिए, सब आएगा अभी आगे। ओके सर। क्या इन ये जो 3-4 वॉल्यूम मैंने आपको बताए हैं, इनमें आपको कोई क्या प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। आगे चलें? सर जो ये रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? ये देखो लिखा तो है नीचे। सर वो ईआरवी लिखा है ना। हो ERV नहीं है वो, जस्ट मिनट। देखिए अमाउंट अलग है, दिख रहा है? यस सर। इट्स नॉट ERV, इट इज RB। एक्चुअली एक जैसा है तो स्पेलिंग RB। रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1100 to 1200 ml। सिर्फ ऑलमोस्ट ERV के बराबर ही है। यस सर। ठीक है? यस सर। अब देखिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। देखिए आ गया वो जो मैंने बताया था अभी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो आईसी कहेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर एक्सप्रेशन। नहीं समझे? पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन, यानी कोई आदमी नॉर्मल एक्सप्रेशन करे, यानी 500 निकाले, 500 निकाले तो वो फिर वो इंस्पिरेशन करे फोर्सफुली और नॉर्मल, तो कितनी ले सकता है? 500 प्लस 2500 to 3000। 3000 है ना, जो भी आप एक ले लीजिए, आप 2500 ले लीजिए या 3000 ले लीजिए। तो आपने 3000 लिया तो कितना हुआ? 3500। 3500 दिस इज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्लियर? हेलो? यस सर कोई यस प्रॉब्लम है इसमें? नो सर है ना? तो द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन। नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद में कोई भी कितनी एयर अंदर डाल सकता है? तो कितनी अंदर ले सकता है? अंदर 500 प्लस IRV, है ना, यानी टीवी प्लस IRV जो भी है, टीवी प्लस IRV। और मैक्सिमम में कितना हो सकता है? 3500। और मिनिमम में कितना होगा? 3000। क्लियर? यस सर कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर आपको? किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? नो सर। क्या हम आगे चलें? यस सर। यस सर आपका टाइम हो गया क्या क्लास का? अभी अभी टाइम है ना, 5:30 तक है ना क्लास? यस सर। यस सर। Yes, आई sir. गॉट इट। ओके ओके। सो आगे देखें, दैट इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अभी मैं आपको बता ही चुका हूं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन।
अब किसी ने पहले नॉर्मल इंस्पिरेशन किया है, यानी है ना, नॉर्मली इंस्पायर किया, फिर मैक्सिमम वो कितनी एयर एक्सपायर कर सकता है। देखिए यहाँ ये बात का ध्यान रखना, कीवर्ड है यहाँ पे, आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन कितनी एयर बाहर निकाली जा सकती है ना। अगर यहीं पे अगर अगर कोई बोल देगा कि आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, तो वो कुछ और हो जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। पहले उसने इंस्पिरेशन कैसे किया है, नॉर्मल, उसके बाद कोई कितनी एयर ले सकता है, तो सेम इसी टीवी प्लस ईआरबी कितना होगा, 1000 से 1100 होता है ईआरबी, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1500 से 1600। हाँ 1500 से लेके 1600 ml हो जाएगा। क्लियर? यस सर। एनी प्रॉब्लम इन इट? बट सर ये जो रिजर्व रेसिडुअल वॉल्यूम है ये तो निकलेगा ही नहीं। तो हाँ वो कहाँ निकलेगा, तो कहाँ हम बोल रहे हैं निकालने की, हम बात कर रहे हैं क्या उसकी, हमने कहाँ बात की? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर। हाँ तो क्या, तो ईआरबी तो निकालेगा ना वो, ईआरबी और टीवी तो निकालेगा ना, तो वही तो हमने बात की आपसे। ईआरबी तो निकाल सकता ना, आरबी नहीं निकाल सकता, ईआरबी निकालेगा और टीवी भी निकालेगा। टीवी प्लस ईआरबी तो बता रहा हूँ आपको मैं, नहीं समझे आप? पढ़ लिया था। हाँ रेसिडुअल वॉल्यूम तो निकलेगा ही नहीं, तो उसकी हमने बात भी कहाँ की आपसे। यस सर। समझे क्या? यस सर समझ में आ गया। अब आता देखिए थर्ड, ये भी बहुत, ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर that normally remain inside the lungs after normal expiration। आप किसी ने नॉर्मल एक्सप्रेशन किया है तो आरबी तो हमेशा रहता ही है, लेकिन अगर नॉर्मली सिर्फ टीबी निकाला है उसने, तो ईआरबी भी वो अंदर रखे होगा। नहीं समझे? समझ गया सर। अगर किसी ने नॉर्मल एक्सप्रेशन किया है, नॉर्मल एक्सप्रेशन किया तो उसने सिर्फ टीबी निकाला है, दैट मीन्स आरबी तो हमेशा रहेगा ही, लेकिन इस समय उसके पास ईआरबी भी है, क्योंकि उसने तो सिर्फ नॉर्मल एक्सप्रेशन किया है। नहीं समझे? यस सर। सो दिस इज कॉल्ड फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, और एक किसको मिला के बनती है, ये ईआरबी प्लस आरबी। फिर से बताऊं? सर यस, एक और बता दीजिए। ओके अच्छा ठीक है, आइए अब मुझे देखिए, इधर देखिए, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि हम आरबी तो हमेशा अंदर रखे रहते हैं, तो कभी निकलेगी नहीं, समझे? यस सर। आरबी तो कभी निकलेगी नहीं। अब हमने क्या किया, हमने सिर्फ नॉर्मल क्या किया, एक्सप्रेशन, हमने सिर्फ क्या निकाला, तो अभी क्या बचा है, अभी अंदर और भी क्या बचा है, आरबी भी बचा है और ईआरबी भी बचा है, क्योंकि ईआरबी तो हम जब भी निकालते हैं जब हम फोर्सफुल एक्सप्रेशन करते हैं, हमने तो नॉर्मल एक्सप्रेशन किया है, तो अंदर ईआरबी भी है और आरबी भी है, और इन दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। नॉट क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर सर। क्लियर सर। ओके आइए देखिए, सर इससे पिछली वाली स्लाइड में रेसिडुअल वॉल्यूम के लिए लिखा हुआ था कि रेसिडुअल वॉल्यूम कैन बी गिवन आउट ऑफ लंग्स, वो क्या था? मतलब कभी बाहर नहीं निकलेगा ये लंग्स से, सर इसमें कभी फिर बाहर नहीं कैन क्यों नहीं निकल, आना चाहिए? क्या? सर कैन की कैन जगह नॉट कैन बी, नॉट नहीं कैन आना नॉट चाहिए? बी, हाँ कैन नॉट बी, यस, कैन नॉट बी गिवन आउट ऑफ द लंग्स, इट कैन नॉट बी पंप आउटसाइड द लंग, सिंपल लिखें आप उसको, ठीक है? हेलो, यस सर। यस सर। चलें आगे। यस सर। सो फंक्शन रेसिडुअल कैपेसिटी क्या हो गई, दिस इज 1000 प्लस 1200 ml, तो कितना हो गया ये, 2200 से लेके 2500 ml एयर अंदर पड़ी रहेगी, अगर हम नॉर्मल एक्सप्रेशन करेंगे। अगर हम एक्सप्रेशन कैसा करेंगे, नॉर्मल। नहीं समझे? समझ गए सर। समझ में आ गए। गया। ओके अब आइए नेक्स्ट, वाइटल कैपेसिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट एयर है। अच्छा देखो, एक बार मैं ग्राफ से भी आपको कंपैरिजन कराता चलूं, देखो ये जो एयर है, दिस इज
एयर जा रही है, क्या है? टीवी। टीवी। अब आप बताओगे, मैं करूंगा। आप बताइए पूरी एयर कितनी है, क्या है? पूरी एयर को क्या कहेंगे, समझे? यहां से यहां तक पूरा, ये पूरा क्या है? ईसी। एक्सपीरियंस ईसी, ईसी, नो, ईसी, ईसी, ये ईसी है। अब बताइए ए क्या है? ए, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी, कौन बोलेगा? आईसी। जो आईसी। बोलेगा मैं उससे आईसी कॉन्ग्रेचुलेट है सर। करूंगा। ये क्या है? आईसी। आईसी, यस। अभी अभी बताना, देखना, अभी बताना मुझे। देखें कौन कौन को किसका सबसे पहले आता है, मैं देखता हूँ। अभी दोबारा बताइए, जस्ट मिनट। सिर्फ इतना इतना। ये क्या है? ये क्या है? आईआरवी। आईआरबी, ओके। और ये क्या है? ईआरवी। ईआरवी। ये क्या है? नाम बोलो, पूरा नाम बोलो, पूरा नाम आरवी। बोलो। रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल नाउ वॉल्यूम। ये बताइए, ये मिला के क्या है? ये मिला के फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्लियर? यस सर। यस कोई सर। प्रॉब्लम है इसके अंदर? नो सर। नो सर। ओके, चलिए आइए फिर यहाँ पर हम आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी। ओके, व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी? इसे अच्छे से समझना आप। इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वॉल्यूम, है ना, मैक्सिमम, यहाँ पे स्पेस रहेगा। इट इज डिफाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। यानी देखिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। क्लियर? एक डेफिनेशन तो ऐसे हो गई। दूसरी देखिए, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। नहीं समझे? नहीं समझे? समझ में नहीं आया ना कुछ भी? एक बार और। नो सर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी आएगा, जस्ट अ मिनट। देखो, आप मुझे देखें, फिर आएगा समझ में आपको। अगर हम पहले क्या करें, देखिए, पहले हम क्या करें, फोर्सफुल, ठीक है, क्या किया हमने, क्या किया ये? फोर्सफुल एक्सपीरेशन। अब हम मैक्सिमम एयर कितनी ले सकते हैं? तो फोर्सफुल एक्सप्रेशन अगर हमने किया है, तो हमें फोर्सफुल एक्सप्रेशन में हमने क्या निकाल दिया? ईआरबी, ईआरबी भी निकाल दिया। हेलो, यस सर। ईआरबी निकाल दिया। तो हमें पहले क्या भरना पड़ेगा? अब हम अधिकतम कितनी एयर अंदर ले सकते हैं? तो अधिकतम क्या ले सकते हैं? ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी। यस, वेरी गुड। ईआरबी प्लस टीवी प्लस आईआरबी, 3 एयर अंदर ले सकते हैं, क्योंकि हमने फोर्सफुल एक्सप्रेशन किया है। सिर्फ नॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं किया, फोर्सफुल एक्सप्रेशन किया है। समझे क्या? यस यस सर। सर। यस सर। अब सोचिए, अब हम क्या ले रहे हैं? अब हम क्या ले रहे हैं? अब हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं। अब हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन क्या कर रहे हैं? फोर्सफुल इंस्पिरेशन। तो अब हम क्या क्या निकाल सकते हैं, बताओ जल्दी। सर भाई आईआरवी टीवी ईआरवी। यस, अब हम आरबी और ईआरबी तो निकाल ही सकते हैं, बट क्योंकि हमने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया है, तो हम आई आरबी भी निकाल सकते हैं। इंस्पिरेटिव रिजर्व वॉल्यूम। नहीं समझे? हेलो, यस सर, समझ गए। यस सर, समझ गया। कितने लोग हैं जिनको सच बताना अभी भी समझ में नहीं आया है? कितने लोग हैं? बोलो, बिंदास बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास बोलो। सर एक बार और समझा दीजिए। अच्छा, देखिए, इट इज, हाँ बोलो, क्या बोले? सर एक बार और बता दीजिए। तो ये क्या है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जिसे हम अंदर ले सकते हैं आफ्टर फोर्सफुल एक्सप्रेशन। यानी पहले हमने क्या किया हो, हमने ईआरबी निकाल दिया है, ईआरबी निकाल दिया, तो हम अब क्या क्या ले सकते हैं अंदर?
हम जो निकाला है वो भी ले सकते हैं, ER भी लेंगे और R भी लेंगे और फिर IR भी लेंगे। ये 3 एयर अंदर ले सकते हैं हम, क्योंकि हमने ये खाली कर दिया है। सर आरवी की हेलो, जगह टीवी आना चाहिए ना। यस सर। अरे सॉरी यार, क्या लिख दिया, सॉरी, हाँ टीवी, ER भी टीवी प्लस IR भी। यस सर। और अगर हम अब दूसरे तरीके से देखें, हमने क्या निकाल दिया है, IR भी निकाल दिया, सॉरी IR भी ले लिया, IR भी यानी इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम ले लिया। तो हम निकाल क्या सकते हैं, हम जो लिया है वो निकाल सकते हैं, IR भी, और साथ में ये तो हम निकालेंगे ही। नहीं समझे इसको, ये समझ में नहीं आया यस आपको? सर, आ गया समझ। समझ गए सर। यस सर, आ गया। आ गया ना? यस सर, यस सर। यस सर। ओके, देखिए एक बार दोबारा से, है ना, हम वाइटल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर हमने पहले ERB फोर्सफुल एक्सप्रेशन किया तो ERB हमने निकाल दिया, तो हम क्या क्या ले सकते हैं, जो निकाला है उसको भी ले सकते हैं, और ये तो हम ले ही सकते हैं, ये तो हमारी कैपेसिटी है ये, ठीक है। और अगर हमने IRB लिया है तो हम निकाल क्या सकते हैं, IRB निकाल सकते हैं, और क्या, ERB और TB। नहीं समझ पाए? सर आ गया समझ में। तो देखिए जरा, अभी कोई ऐसा XYZ है जिसको अभी भी समझ में नहीं आया, ना ही आया होगा तो अभी भी समझाऊंगा मैं, बोलो। सर हाँ सर फोर्सफुल टीवी भी तो क्या? निकल सकती है बाहर। फोर्सफुल TB निकल सकती है, सर फोर्सफुल फोर्सफुल TB, एक्सप्रेशन में। TB तो निकलेगी, यस सर, सर वही पूछ रहा था बस। TB तो निकली, तो TB तो हम ले ही रहे हैं ना, वो तो हम नॉर्मल एक्सप्रेशन ही करते हैं, उससे निकाल क्या सकते हैं, वो तो निकल, तो वो तो हम ले ही रहे हैं ना TB। हम तो भाई हम निकालने की बात कर रहे हैं, तो हम तो वो अंतिम ईयर निकल बताएंगे ना, जो लास्ट ईयर जिसे हम निकाल सकते हैं फोर्सफुल एक्सप्रेशन में। अगर हम कर रहे हैं तो TB तो निकल जाएगा। हम ERB भी निकाल रहे हैं, जब ERB निकल रहा है तो TB कैसे रहेगा? यस सर। क्योंकि TB तो वो, ERB तो वो एयर है जो हम नॉर्मली नहीं निकालते हैं, लेकिन जब हम फोर्सफुल एक्सप्रेशन कर रहे हैं तो TB तो निकलेगा ही निकलेगा ना बेटा, इसलिए तो हम TB ले भी रहे हैं। भाई TB तो वो एयर है जिसे हम ले भी रहे हैं, जिसे हम छोड़ भी रहे हैं। TB तो बराबर आती है ना दोनों, जितनी ले रहे हैं उतनी छोड़ रहे हैं, 500 ही लेते हैं, 500 ही छोड़ते हैं। हेलो, यस सर, समझ गया। आप देखो, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, मैं मुझे लगता है कि अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए, एक बार और बोल रहा हूँ मैं। इट इज दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। चलो मैं पूछता हूँ, डिफाइन करके बताओ जरा। मैं पूछता हूँ सबसे पहले, किससे पूछता हूँ मैं, आइए आइए मुझे बताएं, हर्षिता बताओ, हर्षिता, यस सर। या टेल द डेफिनेशन ऑफ वाइटल कैपेसिटी। सर वाइटल कैपेसिटी वो कैपेसिटी है जितना लंग्स के अंदर एक्सपिरेशन करने के बाद स्टोर हो सकती है। अच्छे से बोलो। इट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, देखिए दो तरीके से, दोबारा बोल सुनिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर विच कैन इंस्पायर आफ्टर फोर्सफुल एक्सप्रेशन, और maximum amount of air which can expire ऐसे बोलिए, हर्षिता बोलिए। सर कुड यू प्लीज हम्म रिपीट वंस अगेन, एक्चुअली बीच में एकदम से आपकी वॉइस आना बंद हो गई थी। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, maximum amount of air which can inspire after forceful expiration. Okay, okay, यस सर। है ना, maximum amount of air which can expire after forceful inspiration, और दूसरा maximum amount of air which can inspire after forceful expiration। नहीं समझे? सर नहीं समझे? समझ गए सर। बोलिए ना, आप बोलिए। maximum amount of air
which can inspire after forceful expiration. अर्पित, अर्पित बताइए, अर्पित। यस सर। यस, वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन बताइए। सर वाइटल द कैपेसिटी, maximum amount of air a person can breathe after a forceful expiration, or the Yes. maximum amount of air a person can expire after a forceful inspiration. Very good, excellent, very good. Now, Nikhil, Yes, sir. tell the definition of vital capacity. बोलिए निखिल, Yes, कैन sir. यू हियर मी? Yes, sir. या आप बोल पाएंगे क्या डेफिनेशन? Yes, sir. बोलिए। Sir, the maximum volume of air a person can breathe in after a forceful expiration. Yes. And the maximum volume of air a person can breathe out after a forceful inspiration. Yes, very good, excellent, very nice. So I hope आप लोगों को समझ में आया होगा, याद हो गई होगी ये डेफिनेशन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। ओके, चलिए फाइन, तो हम चलें क्या आगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी जो है इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसे, है ना? तो ये क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर आ जाएगा पीसी इक्वल टू IRB प्लस ERB प्लस TB। सो 3000 अगर हम लेते हैं IRB और इसे 8000 लेते हैं, इसे 500, तो ये कितना आया 4500। तो अगर हम इसे 2500 लेते हैं, ऐसे है ना, दोनों रेंज आप ले सकते हैं, तो ये लगभग 43 से लेके 48 के बीच में आएगा। समझे आप? नहीं समझे? यस सर, समझ गए। So this is your vital capacity. Clear? Any problem in it? No, sir. अब आता है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल lungs capacity means TLC. This is the TLC. Okay. Total lung capacity means TLC. तो TLC क्या है आपका? सर ये सर सबका सम है सर, ये IRB, TB, ERB और RB चारों का सम है हमारा। इसका सिंपल सा मतलब है कि कितनी एयर हम लंग्स के अंदर भर सकते हैं। मतलब भरने का मतलब कि लंग्स फटे नहीं, मतलब लंग की कैपेसिटी पूछ रहा है सिंपल। ये लेना देने की बात नहीं कर रहा है, इससे भी बोल रहा है कि हम लंग्स में ठूस कर कितनी एयर भर सकते हैं, हम अधिकतम कितनी एयर लंग्स के अंदर डाल सकते हैं कि इससे ज्यादा एयर लंग्स के अंदर और ना जाए। समझे मेरी बात? तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन लंग्स एक्मोडेट, तो ये एक्मोडेशन की बात कर रहा है, ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की बात नहीं कर रहा है ना। ये बोल रहा है कितनी एयर लंग्स एक्मोडेट कर सकते हैं। तो टोटल, तो ये तीन तो यानी है ना, IRB प्लस TB प्लस ERB, साथ में क्या आ जाएगा ERB रेसिडुअल वॉल्यूम। ERB क्यों आ रहा है लेकिन साथ में? क्या ERB क्यों आ रहा है लेकिन साथ में? क्यों भैया, क्यों नहीं आया? ये क्यों नहीं आना चाहिए, बताएं आप मुझे। सर जो मतलब लंग्स में है, एक तो वो हो गई, एक जो हम टाइडल वॉल्यूम ले रहे हैं वो हो गई, एक जो हम फोर्सफुली ले रहे हैं वो हो गई, लेकिन ERB क्यों होगा? मतलब तो ERB तो अंदर रहेगा ना। ERB अगर हम नॉर्मल एक्सप्रेशन करेंगे तो ERB भी तो अंदर रहेगा ना। ERB एयर को भी तो हम भाई ERB वो एयर है जिसे हम नॉर्मली निकालते नहीं है, लेकिन अगर फोर्सफुली निकालेंगे तो निकलेगी, लेकिन अगर फोर्सफुल नहीं निकालेंगे तब तो रहेगी ना वो अंदर। ओके सर। ये देखिए आप दूसरे तरीके देखिए, इसे कैसे लिख सकते हैं, VC प्लस RB। वाइटल कैपेसिटी तो हम अंदर ले सकते हैं ना, वाइटल कैपेसिटी देखिए यहाँ पे, इट इज द डिफाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। अगर फोर्सफुल एक्सप्रेशन करेगा तो हम क्या क्या एयर अंदर लेंगे, हम ERB अंदर लेंगे,
IR भी लेंगे, ER भी लेंगे और T भी लेंगे। नहीं समझे? तो लंग्स के अंदर तो रहेगी ना ER भी। तो हम सबका प्लस करेंगे तो ये लगभग कितना हो जाएगा? 600 और 1000 ऑलमोस्ट 6 लीटर के आसपास, है ना? ऑलमोस्ट 6 लीटर के आसपास कैपेसिटी होगी लंग्स की। इसको देखिए, हम बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं इसको, ना VC प्लस RB भी लिख सकते हैं। आपको आप कहो तो मैं और भी तरीके से लिखते हुए बताऊं इसको, और कैसे किस तरीके से लिख सकते हैं आप? ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, IC प्लस FRC। FRC नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते? FRC प्लस IC नहीं लिख सकते? बताओ। लिख सकते हैं सर। क्योंकि FRC के अंदर ये दोनों आ गए, है ना, और IC के अंदर ये दोनों आ गए। ओके सर। और तरीके से बताऊं लिखना? और बताऊं? आइए देखिए, और कैसे लिख सकते हैं आप ही मुझे बताइए, लिखना और कैसे लिख सकते हैं? आप बताएंगे क्या सर मुझे? IC प्लस ERV प्लस RV। ये तो अलग ऐसे तो लिख ही सकते, देखिए ये तो दिख ही रहा है। जो दिख नहीं रहा है वो बताइए। ऐसे तो वो लिख ही सकते हैं, जो दिख नहीं रहा है वो बताइए। अब देखिए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए। सही हाँ, आंसर IRV प्लस RB प्लस EC। EC, हाँ, EC के उससे भी हम लिख सकते हैं ना। तो एक मिनट को यहाँ कलर चेंज कर लूं। अभी अपन IC किया था, अब अपन EC करेंगे। EC प्लस EC तो प्लस एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो RB, फिर ये तो सब अलग अलग ही करना, फिर आपको, और ERB और FRC। EC नहीं, FRC अब नहीं लिख सकते क्योंकि उसके अंदर आ गया, तो ये अब अलग ही लिखना पड़ेगा, RB प्लस IRB। ऐसे लिख सकते हो। समझ रहे हो क्या? यस सर। तो इस तरीके से Yes, आप जो sir. है ना, आप लिख सकते हो। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसको कैसे भी तोड़ मरोड़ सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ गया तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक है, तो आप कुछ नहीं कर सकते इसके साथ। अगर समझ गए तो आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हो, खेल सकते हो इसके साथ। तो क्या इतना समझ में आ गया कि आप इसके साथ खेल सकते हैं? Yes, sir. बिल्कुल। यस सर। ठीक है, तो अब आपको ये डायग्राम सारा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जो लाइन लिखी है, ये हर बार आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है। ऑल द वॉल्यूम है ये ना, all the volume and capacities can be measured by a spirometer except TLC, RB and FRC। TLC मेजर नहीं कर सकते, RB मेजर नहीं कर सकते, प्लस FRC मेजर नहीं कर सकते। बाकी सारी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज को हम मेजर कर सकते हैं। हेलो सर बेसिकली हम जो RV है वो मेजर नहीं। यस, बिल्कुल सही समझे। तो मैं सबसे सही समझ में आया। बेसिकली हम RB मेजर नहीं कर सकते, RB जिसके साथ चिपक जाएगा उनको मेजर नहीं कर सकते। एक्चुअली मेजर सिर्फ RB को नहीं किया जा सकता। अब जिनके साथ RB चिपका हुआ है उनको भी हम मेजर नहीं कर सकते। फिर नहीं समझे मेरी बात? सर समझ गए। क्लियर? तो इसलिए TLC, RB, FRC को मेजर नहीं कर सकते। एक्चुअली हम सिर्फ RB को मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इन सबके अंदर RB आ रहा है, इसलिए इनको मेजर नहीं कर पा रहा है। यस सर। बाकी जहां जहां है ना, तो बाकी सभी एयर कैपेसिटी को हम मेजर कर सकते हैं किसकी हेल्प से? स्पायरोमीटर की हेल्प से। क्लियर? यस सर, क्लियर। यस कोई सर। प्रॉब्लम है इसके अंदर? कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की? नो सर। ठीक है, और भी रिलेटेड इससे कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी, हम लोग कल इसको कंटिन्यू करके और इसको खत्म करेंगे। कुछ कुछ और टर्म्स हैं इसके अंदर, और अगर आपको जरा सा भी कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे बताएं। ठीक है? यस। ओके। यस कोई सर। प्रॉब्लम है आपको इसके अलावा? और भी कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की? नो सर सर। नहीं मिली अभी तक। हाँ आकाश बोलो, क्या नहीं मिला? DPP। बेटा एक्चुअली आई एम नॉट वेरी मच इन्वॉल्व अभी, ऐसा कोई, मैं मुझसे तो सिर्फ क्लास के लिए बोला है, तो आई एम टेकिंग द क्लास। तो ऐसा DPP वगैरह का मुझे कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन अभी है नहीं, ना ही मेरी कोई बात हुई है इस तरह की मैनेजमेंट से।
अगर ऐसी कोई बात होती है मैनेजमेंट से, आई विल प्रोवाइड यू। मेरा ऐसा कोई आपके साथ में कॉन्टेक्ट कोई ऐसा है नहीं कि आई कैन कम्युनिकेट विद यू। सो अगर कुछ तरह का होगा, अगर कोई बात करते हैं लोग, तो मैं आप मैनेजमेंट से बात कीजिएगा, तो अगर कोई ऐसी बात आती है तो मैं जरूर करूंगा, ठीक है। बाकी वो लोग करेंगे, तो मुझे ऐसा कोई अभी इन्फॉर्मेशन है नहीं रिलेटेड दिस। होगा तो मैं बात करता हूँ उन लोगों से, ठीक है। यस सर। ओके, ठीक है, चले। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एंड बाय बाय, टेक केयर। गुड इवनिंग सर। बाय। सर गुड जो इवनिंग ग्राफ सर। हमने देखा था, हाँ बेटा बोलो। सर उस ग्राफ की जो स्लोप थी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही थी उसमें, मतलब वो स्पेसिफिकली कोई चीज रिप्रेजेंट कर रही थी या फिर बस ऐसे ही कैपेसिटी नो या नो नो, वॉल्यूम्स को लाइंस देखने के लिए लाइंस, था? आप सिर्फ लाइंस, वो सिर्फ आपको एयर का मूवमेंट दिखा रहा है कि वेव्स कहाँ से कहाँ तक जा रही है। और वो किसी का कॉलम बड़ा छोटा है, वो इसलिए कि जिसकी कैपेसिटी का ज्यादा अमाउंट है तो वो थोड़ा बड़ा दिखा दिया उसको, जो छोटा दिखाया। बाकी वो सिर्फ एयर को दिखाने के लिए है आपको, और कुछ नहीं है उसका मतलब। ओके सर, समझे मतलब आप? ऐसे ही नॉर्मली किसी ने कभी जैसे एक्सपायर इंस्पायर जिस हिसाब से किया वही है। बिल्कुल बिल्कुल वही है ना। एयर्स के ओके मूवमेंट जो सर। है, अप्स एंड डाउन, वो सब दिखाया उसके अंदर। और भी कुछ इश्यू होगा तो आप मुझे पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यस सर, ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बाय बाय, टेक केयर।